हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू बुक है, उसका ये सेट नंबर रहेगा 104। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण शासकों के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कौन किए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर के निर्माण किए थे। पल्लव वंश के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे सिंह विष्णु। राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। चोल के द्वारा नटराज जो मूर्ति है, इसका निर्माण कराया गया था। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। और चोल के कहेगा इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तंजौर थी। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण इसके कौन करवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर के निर्माण चंदेल के द्वारा कराया गया था, चंदेल शासक के द्वारा। और चंदेल वंश के शासक कहेगा कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंदेल वंश की स्थापना किए थे नन्हु के। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? जो कुषाण शासक कनिष्क थे, ये बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे? तो ये अनुयायी हो जाएंगे महायान शाखा का। ऑप्शन हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे कौन? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, ये कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के कुंडन वन में हुआ था। जो ब्रजयान बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा है, इसकी सर्वाधिक विकास पालों के समय हुआ था। ब्रजयान शाखा का जो कनिष्क हैं, इन्हें दूसरा अशोक के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर देखेंगे, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये नवीनतम खोज के अनुसार कर रहा है। तो नवीनतम खोज के अनुसार हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन हो जाएगा सी। या भारत में सबसे बड़ा कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर भारत में, तो राखीगढ़ी हो जाएगा। और नवीनतम भी कहेगा तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर होता है कौन सा था? ये होता है मोहनजोदाड़ो, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये कहे थे पिगट। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की जुड़वा राजधानी पिगट कहे थे। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कहेगा कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो कि 3 भाग में विभाजित है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक के नाम है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक हो जाएंगे सैयद अमीर अली। ऑप्शन हो जाएगा डी। द कॉजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कहेगा तो हो जाएंगे सैयद अहमद खान। द कॉजेज ऑफ इंडिया रिवोल्ट पुस्तक के लेखक सैयद अहमद खान हो जाएंगे। और द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक सैयद अमीर अली हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लियाकत अली। और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? मोहम्मद अली जीना। 5 नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम कहेगा भारतीय कौन थे? तो लड़ने वाले थे भूमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा सी। और निर्वाचित होकर जीतने वाले कहेगा कौन थे? तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय भूमेश चंद्र बनर्जी थे। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़कर यानी निर्वाचित होकर जीते थे तो दादा भाई नौरोजी। द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आएगा तो रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था?
जो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन हो जाएगा सी। त्रिपुरी में महात्मा गांधी के जो उम्मीदवार थे पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से इस्तीफा दिए और इस्तीफा के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में, और त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 में बने थे लाहौर अधिवेशन में, 1936 में दूसरी बार बने लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में तीसरी बार बने फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन। और किसी गांव में होने वाला कांग्रेस की ये पहला अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था महाराष्ट्र के फैजपुर में। 1937 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में हुआ था, इसका अध्यक्ष कहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 7 नंबर हो जाएगा। यानी एक और क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? तो अबुल कलाम आज़ाद बने थे, और सबसे अधिक दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाला भी अबुल कलाम आज़ाद हैं। 7 नंबर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। मराठा और केसरी पत्रिका के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, और बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर है। नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान करें। इधर नगर दिया गया है और इधर दिया गया है संस्थापक है, तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा मुंबई के संस्थापक कौन थे? ओनाल्ड ओंगजियर। ओनाल्ड ओंगजियर ये मुंबई के संस्थापक थे। कलकत्ता के कहेगा तो जॉब चार्नक हो जाएंगे। चेन्नई यानी मद्रास के कहेगा तो फ्रांसीसी डे हो जाएंगे। मद्रास से नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? तो 1996 में। और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 में। इसका मिलान देखकर ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो ये नामित किया गया था कब? 1930 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1930 में ही कांग्रेस ने नो टैक्स नो लगान के अभियान भी चलाया था, यानी कि नारा भी दिया था। आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कहेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है। व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत ये पवनार महाराष्ट्र से हुआ था 1940 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? ये किसका कथन है? कहेगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये कथन हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन का। ऑप्शन हो जाएगा सी। सर्वाधिक कहेगा सर्वाधिक महात्मा गांधी किस पत्रकार से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा वार एंड पीस। पहली बार भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया और ये पाकिस्तान के थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कहेगा तो सुकुमार सेन थे। राज्य में कहेगा राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश जो देता है ये राज्यपाल सुझाव देता है, जबकि राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं राज्यपाल के सुझाव पर। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को कह रहा है कि नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसे 1919 में वो वापस कर दिए थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसी कारण से।
और महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि जो थे वापस किए थे। महात्मा गांधी पहला जन भाषण कब दिए थे? तो ये दिए थे 1916 में। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे 1917 में। 13 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? कह रहा है कि मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो देख लेते हैं। अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया, ये जो था सत्य है। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, ये भी सही है। भारत के विभाजन को समस्या का अस्थायी हल माना गया, ये भी सही है। डोमिनियन स्टेट के दर्जा मांगा गया, ये जो था ये उसमें रुख नहीं था, यानी कि मुस्लिम लीग के जो अगस्त प्रस्ताव के संबंध में रुख क्या नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें डोमिनियन स्टेट के दर्जा का मांग नहीं किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? तो किस स्थान पर यह किया गया था? तो ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। कोलकाता के शांति निकेतन का स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में किया गया था। 15 नंबर हो जाएगा, वर्ष 1887 के बाद डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? कह रहा है कि वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था? तो ये राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया। कौन? तो लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन थे, इसके कार्यकाल में हुआ था। आगे देखेंगे, सुरक्षा वाले भी कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? तो डफरिन ने ही कहा था। 16 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो कौन सा ऐसा आयोग है या समिति है जिसका संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो आपको बताना है। तो यह आयोग हो जाएगा हॉलैंड समिति, इसका संबंध अकाल आयोग से नहीं है। कौन कौन है? तो स्मिथ समिति इसका गठन 1861-62 में किया गया। स्ट्रेची आयोग ये लाया गया था 1878 में। लायल आयोग 1897 में आया। ये सभी के संबंध कहेगा तो ब्रिटिश भारत में अकाल से था। आगे बढ़ेंगे, हॉलैंड समिति कहेगा संबंध कहेगा तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के विकास से है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य जो कथन है उसका चुनाव करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आया, ये जो है सत्य है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, ये भी सत्य है। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित की गई थी, ये जो है गलत है। ये हुआ था 1861 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सत्य है। तो इसमें असत्य चुनना था, ऑप्शन जो सी इसमें असत्य है। 1857 की जो क्रांति ये कब भड़की थी? तो 10 मई को। कहाँ से? तो मेरठ में। और इसमें मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो गांधी जी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था 1929 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1929 में ही लाहौर षड्यंत्र भी हुआ था। सविनय अवज्ञा की शुरुआत जो हुआ था 1930 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहेगा तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 19 हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन किए थे? मैडम पल्तास्की एवं कर्नल ओलकाट। भारत में कहेगा इसकी जो ब्रांच था, इसकी शाखा की प्रभावित या मैं कहिएगा कि इसकी बढ़ावा किसने दिया था? तो इसकी बढ़ावा दिए थे भारत में एनी बेसेंट। एमनेस्टी इंटरनेशनल के गठन 1961 में किया गया था। मुख्यालय कहेगा तो लंदन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राजा कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो कृष्णदेवराय जो थे ये कौन सी पुस्तक की रचना संस्कृत में किए थे? तो ये पुस्तक के नाम हो जाएगा जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम की रचना ये संस्कृत में किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। और वही अमुक्ते माल्यवाद कहेगा तो ये तेलुगु में ये लिखा गया था किसके द्वारा? तो कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय ये तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे जिसके संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह। और ये किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। 21 नंबर हो जाएगा तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? तो तुलुगमा जो युद्ध नीति है करा कि इसका प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये किए थे पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके बीच? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में, और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध कहेगा तो ये किसके बीच हुआ था? 1529 में हुआ था। ये बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित करा कि निम्न में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, ये जो है सत्य है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये भी सत्य है। यह रक्त संचार व्यवधान पैदा करता है, ये इसका कारण नहीं है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सत्य है। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथन में से इसमें सही है 1, 2 और 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका अधिक प्रभाव मनुष्य, जीव जंतु और पर्यावरण पे भी बुरा रूप से पड़ता है। 23 नंबर हो जाएगा भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? भारत में ओसनिक नेशनल पार्क कहेगा कहाँ पे है? तो ये कच्छ गुजरात में है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत के सबसे बड़ा तटीय झील कहेगा तो चिल्का झील हो जाएगा, और ये खारा पानी के झील है। सुंदरबन कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कार्डमम की पहाड़ी कहेगा तो केरल में है, इसका दूसरा नाम इलायची की पहाड़ी भी है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड हो जाएगा। अरावली पहाड़ी, और ये सबसे पुरानी पहाड़ी है जो कि राजस्थान में है। 25 है अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो केरल में। और वेम्बनाड झील भी केरल में है। पंपा झील हो जाएगा कर्नाटक। लोकटक झील मणिपुर। पुलिकट झील कहेगा तो ये तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर हो जाएगा कथन पर विचार करें, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है, और ये कथन गलत है। सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों में फैला है, ये तो सत्य है। माली में है, सूडान में है, लेकिन नाइजीरिया में नहीं है। यहाँ हो जाएगा नाइजर में है लेकिन नाइजीरिया में नहीं। तो पहला गलत हो गया। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है, ये भी गलत है। 5वें हिस्सा नहीं, भारत के लगभग 3 हिस्सा के बराबर है। तो इसमें से दोनों गलत है, असत्य छाटना था, दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों गलत है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। 27 नंबर देख लेंगे। निम्न महत्वपूर्ण पतनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो देख लेते हैं। कायदा पतन कहाँ पे है? तो यह है मिस्र में। वेलिंगटन पतन कहेगा कहाँ पे है? तो वेलिंगटन पतन आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो ये स्थित है कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड में। मॉस्को पतन हो जाएगा रूस, और लिस्बन पतन हो जाएगा पुर्तगाल। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला जो पहला देश है ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। नील नदी का अवरोधन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मिस्र को। सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 15 गणतंत्र में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है।
भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये होते हैं किस सदन के? राज्यसभा का। ऑप्शन हो जाएगा सी। और यह अनुच्छेद 64 के अनुसार। ऊंचे सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और वही जहां पे राज्य में कहेगा तो विधान परिषद को। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को और राज्य में विधानसभा को। 29 नंबर हो जाएगा, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता के जो पद है इसका उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 165 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। राज्यपाल के क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 164 एक में, अनुच्छेद 164 के एक में क्या है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 164 के 2 में क्या है? तो ये राज्य मंत्री के जो राज्य मंत्री हो जाएंगे, राज्य के मंत्री हो जाएंगे, ये विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गए हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश थे PN भगवती। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने जो कि राष्ट्रपति भी बने थे? तो ये हो जाएंगे M हिदायतुल्ला। जो भारतीय ये जो याचिका की शुरुआत हुई थी जनहित याचिका, भारत में कहेगा तो भारत में इनकी देन PN भगवती की है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। 31 नंबर हो जाएगा, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? संविधान सभा के जो आखिरी सत्र था ये कब से कब तक चला था? तो ये 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही कहेगा कि संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक हुआ था। और आखिरी सत्र जो था ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 32 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति हो जाएगा विभागीय अस्थायी समिति, जिसमें टोटल सदस्य कहेगा तो 31 होते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 है। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 और टोटल होते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। लोकलेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और सेम टू सेम सरकारी उपक्रम समिति में भी वही होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। आगे देखेंगे 33 हो जाएगा, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? करा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो इसमें बताना है कि ये कथन किसका है? केसी वियर का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। केसी वियर के ये कथन है। भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये जी ऑस्टिन किए थे। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने ये कहा था। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम के विषाक्तता से इटाई जो रोग है ये होता है। रेडियम के खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ईंधन के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। थोरियम उत्पादन में भारत जो है सबसे आगे है और भारत में केरल राज्य में इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 35 हो जाएगा, रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडियो एक्टिव युक्त गैस आपको बताना है कि इसमें कौन सी है। तो ये हो जाएगा रेडॉन। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस में ये सबसे भारी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में ये नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन, जिसकी मात्रा है 0.93% है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है किसे? तो जेनोन को। 36 हो जाएगा,
हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और किसी में भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाइट्रोजन के भी समस्थानिक कितना होता है? तो 3। और इसमें कह रहा है कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक भी नहीं होते, किसी में भी नहीं होता है। यानी हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है किसी में भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो सक्रिय है? तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे दूसरा क्वेश्चन कहेगा कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव है यानी कि रेडियो सक्रिय है? तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है। चावल के अंकुर में बैकन यानी कि फूली से सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? चावल के अंकुर में बैकन किस रोगजनक की वजह से ये उत्पन्न होता है? तो ये आपको उत्पन्न होता है जिब्रेला फुजीकोराई से। ऑप्शन हो जाएगा ए, जिब्रेला फुजीकोराई से। चावल की खेती के लिए वर्षा की आवश्यकता होता है 100 सेंटीमीटर से प्लस। 38 नंबर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता की माप होता है। सीटेन से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? तो डीजल का। सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन तेल में, क्योंकि ये हवा और पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा। संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है? तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण कहेगा तो गैस एवं द्रव्य में होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और चालन विधि के द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण किस में होता है? तो ठोस में होता है। जो वायुमंडल गर्म होता है ये संवहन विधि के द्वारा ही होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? कह निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? तो ये अवस्था हो जाएगा 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसमें ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन सही रहेगा जो कि जिसमें गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। आर्द्रता होगा 20% और तापमान हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, यानी आर्द्रता कम होना चाहिए और तापमान अधिक है। और इसमें क्या होता है? इसमें हो जाएगा गर्मी तथा उमस ज़्यादा होता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता की माप किसमें की जाती है? तो किसमें की जाती है? प्रतिशत में की जाती है। और किससे की जाती है? तो साइक्रोमीटर से की जाती है। अपेक्षित आर्द्रता की माप जो है प्रतिशत में की जाती है और किससे की जाती है? साइक्रोमीटर से। 41 नंबर देखेंगे। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो मनुष्य के आहार नाल का कौन सा है जो कि प्रमुख भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा यकृत। ऑप्शन हो जाएगा डी। आमाशय से निकलने वाला कहेगा एंजाइम कौन सा है? तो ये जाएगा पेप्सिन तथा रेनिन। फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है यकृत में। टाइफाइड से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आंत। 42 नंबर हो जाएगा। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में ये खनिज हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु उपस्थित होता है? ये हो जाएगा मैग्नीशियम। हृदय के धड़कन को कौन सा नियंत्रित करता है? यानी कौन सा तत्व है जो कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, आपको बताना है कि किस स्थिति में पसीना जो है सबसे अधिक निकलता है? जब ताप अधिक एवं हवा जो हो आर्द्र हो। ऊपर देखें हम लोग क्वेश्चन उसी से ये रिलेटेड है। पसीना से ही हमारे शरीर के जो गंदगी है ये बाहर निकलता है। पसीना से हमारे शरीर के जो गंदगी है बाहर निकलता है। 44 नंबर देख लेंगे। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सीएनजी में सबसे अधिक होता है मार्स गैस, यानी कि जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन के हम मार्स गैस कहते हैं। सूत्र हो जाएगा CH4। भविष्य के ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य संबंध हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन है ये राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है। गठन इसका हुआ था 6 अगस्त 1952 को और इसका मुख्य यानी इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है केवल स्ट्रोमा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहाँ पे? तो केवल स्ट्रोमा में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन के द्वारा 1886 में की गई थी। नामकरण कौन किए थे? तो ये किए थे बेंडा। नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। 47 नंबर देखेंगे, जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है, यानी कि बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज जो है ये लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। ट्रिप्सिन जो है ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। वसा को ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? तो लाइपेज जो एंजाइम है ये वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। आगे देखेंगे 48 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो ये तत्व कौन सा है? तो ये तत्व हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? तो ये मैग्नीज के कमी से होता है। हड्डियाँ किसके कमी के कारण कमजोर होता है? तो कैल्शियम के कमी के कारण। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये जस्ता। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो ऊतक का। लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लिम्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। किसमें किया जाता है? लिम्नोलॉजी में। लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। पोडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन करते हैं और सिल्वी कल्चर में वन के वृक्षों के अध्ययन किया जाता है। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 50 नंबर है, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पादप एवं जंतु के संयोजक जीव किसे कहा जाता है? यूग्लिना को। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसे अन्य नाम कहेगा तो हरा प्रोटोजोआ भी इसका अन्य नाम है। अमीबा ये कवक के उदाहरण है। प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय जीव है। आगे कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। और इसमें है विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं। इधर गर्म हवाएं हैं और इधर इसका क्षेत्र है। अयाला गर्म हवा ये फ्रांस में चलता है। सुखोवो कहेगा तो रूस एवं कजाकिस्तान में। बायोगोयो कहेगा तो ये फिलीपींस द्वीप समूह में चलता है। गारिच कहेगा तो दक्षिण पूर्वी ईरान में चलता है। सामुन गर्म हवा ईरान में चलता है। वर्गस कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ट्रेमोटेन ये गर्म हवा मध्य यूरोप में चलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं। इधर ठंडी हवा है और इधर इसका क्षेत्र है। मिस्ट्रल कहेगा तो स्पेन एवं फ्रांस में ये चलता है। पेनिज पर्वत किसके बीच है? तो स्पेन एवं फ्रांस के बीच है। बोरा जो ठंडा हवा है ये एड्रियाटिक तट पे चलता है। नॉर्टी कहेगा, नॉर्टी ये अमेरिका हो जाएगा। नार्दर भी अमेरिका हो जाएगा। पैम्पीरो हो जाएगा अर्जेंटीना। और पैपागावो कहेगा तो मैक्सिको। आगे देखेंगे, हबूब जो ठंडी हवा ये सूडान में चलता है। सिस्टान हो जाएगा पूर्वी ईरान। नेवाडोस हो जाएगा इक्वाडोर में, नेवाडोस इक्वाडोर। और बिली बाब हो जाएगा अलास्का में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू।